नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी स्पर्धा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए स्पर्धा। कॉलेज से लौटकर मैं सीधे बिस्तर पर लुढ़क गई। एक गिलास पानी पीने का भी हौसला नहीं रहा। सच, ये सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल जान निकाल देती हैं। विद्यार्थी जीवन में इन्हीं उत्सवों के लिए कितनी उमंग होती थी, उत्साह होता था। अब तो बस सिरदर्द लगता है। उम्र के साथ कार्य क्षमता कम होती जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। गैदरिंग के दिनों में तो लगता है दिन 48 घंटों का क्यों ना हुआ। महीने भर पहले से मेरी नींद उड़ जाती है। पुरस्कार वितरण के साथ आज आखिरी कार्यक्रम समाप्त हुआ तो ऐसे लग रहा है जैसे बेटी की शादी निर्विघ्न समाप्त हो गई और बारात खुशी खुशी विदा हो गई हो। खर्च का हिसाब तो बाद में होता रहेगा, पर अभी तो बस आराम से सोना है। पर आराम से सोना भी शायद मेरे नसीब में नहीं था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। झक मारकर उठना ही पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा। कौन? बहन जी बोल रही हैं? उधर से आवाज़ आई। जी, आप कौन? जी, मैं आपका समधी बोल रहा हूँ। मैं चकित थी। बहन जी तक तो ठीक था, पर समधी? जी, मैं नागपुर से त्रिलोचन शर्मा बोल रहा हूँ। अब तो पहचाना? माफ़ कीजिए, एकदम से आवाज़ नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अब तो इस नाचीज़ की आवाज़ आपको इतनी बार सुननी पड़ेगी कि आदत हो जाएगी। भाई साहब कहाँ हैं? वे तो इस समय क्लब में होते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूँगा। सगाई की डेट के बारे में ही पूछना था। मैंने उन्हें आगे और कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। शिष्टाचार को ताक पर रखकर रिसीवर क्रेडिल पर ज़ोर से पटक दिया। बहन जी, समधी, सगाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। या तो इस आदमी का दिमाग चल गया है या मेरे कान बज रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ये सज्जन अपनी पत्नी और सुकन्या के साथ पधारे थे। उसी समय कोई 4-5 और भी लोग अपनी अपनी कन्याओं सहित हमारे यहाँ पधारे थे। मेरे दिमाग में तो सब कुछ इतना गड्ढमड्ढ हो गया था कि किसी की शक्ल भी ठीक से याद नहीं आ रही थी। मनोज तो एकदम बौखला गया था। मम्मी, ये क्या आपने हार्ट सी लगा रखी है? मैं हफ्ता भर यहाँ रिलैक्स होने आया हूँ, तो आपने मुझे इन अजनबी लोगों के बीच शो पीस बनाकर छोड़ दिया है। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग। तो क्या करें बेटा, तुम ही बताओ। तुम इतनी दूर वहाँ कोचीन में बैठे हो, यहाँ लड़की वाले हमें घेरे रहते हैं। उन्हें क्या जवाब दें? बताओ तो। आखिर फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है ना। पूरी छुट्टी वह मुंह फुलाए ही रहा। उसे यह प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर कोई और विकल्प भी तो नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे मना पाई थी मैं। अपना निर्णय बाद में बताने की कहकर वह लौट गया था और नागपुर वाले सज्जन एकदम सगाई की ही तारीख पूछ रहे हैं। रात खाना खाते समय मैंने इनसे कहा, नागपुर वाले त्रिलोचन शर्मा जी का फ़ोन आया था। क्या कह रहे थे? मुझे तो ये आदमी ज़रा खिसका हुआ लगता है। ऐसा मत कहो यार, वे हमारे समधी होने जा रहे हैं। वे हमारे समधी कैसे हो गए? हुए नहीं हैं, होने जा रहे हैं। आपके बेटे ने उनकी बेटी के हक में अपना फैसला सुना दिया है। मेरा कौर हाथ में ही रह गया। मैं मुंह बाए उन्हें देखती रही। इस तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? क्या कोई अनहोनी हो गई या तुम्हें लड़की पसंद नहीं है? मनोज का फ़ोन आया था? हाँ, कल रात को आया था। मुझे बता तो सकते थे। तुम अपने कल्चरल प्रोग्राम में व्यस्त थी। ठीक है, वह मेरी नौकरी का एक हिस्सा है, पर देर सवेर घर लौटती तो हूँ। सॉरी यार, तुम इतनी देर से लौटी थी कि बात दिमाग से ही उतर गई। फिर सुबह तो ऐसी भागम भाग रहती है कि इतनी बड़ी बात मुझे बताना भूल गए, पर नागपुर वालों को इंटीमेट करना याद रहा।
क्या उसके लिए भी मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि यह बात मुझे लड़की वालों से पहले मालूम हो? सॉरी कह तो चुका हूँ यार, और क्या करूँ। दरअसल मैं बहुत खुश था और घर में मेरी खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा चलो शर्मा जी को ही यह खुशखबरी सुना देते हैं। वैसे भी यह तो तय था कि अंतिम निर्णय मनोज का ही होगा। उसका ओके सिग्नल मिल गया, बात खत्म। इसके बाद वहाँ बैठना मेरे लिए दूभर हो गया। लगा कि किसी भी क्षण मैं रो पड़ूंगी, और मैं इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। खाना अधबीच में छोड़कर ही मैं उठाई। मैं अपने को बेहद उपेक्षित और अपमानित अनुभव कर रही थी। मुश्किल तो यह थी कि सामने वाले को मेरी पीड़ा का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उससे कुछ भूल हुई है, और अगर हुई भी है तो उसके हिसाब से सॉरी कहते ही सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे आज मुझे खुश होना चाहिए था। 28 साल का लड़का बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी हुआ था। दिल से एक बोझ हट गया था। नीरजा को भी स्वदेश बुलाने का एक बहाना मिल गया था। मुझे सचमुच खुश होना चाहिए था, पर खुशी कुछ ऐसे ढंग से मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई कि मैं उसका ठीक से स्वागत भी न कर सकी। 2-3 दिन मैं यूं ही अनमनी बनी रही। कई बार मनोज को फ़ोन करने का मन हुआ, पर जब्त कर गई। ऐसे में नीरजा बहुत याद आई। सयानी लड़की माँ के लिए सहेली की तरह होती है। मन का दुख उससे कहाँ सुना जा सकता है। लड़के के साथ वह बात नहीं होती। 2-4 दिन बाद मनोज का ही फ़ोन आ गया। छूटते ही बोला, क्या बात है मम्मा, यू आर नॉट हैप्पी? नहीं तो, किसने कहा? डैडी बता रहे थे। ओह आई सी। और नेहा भी कह रही थी। नेहा कौन? कम ऑन मम्मा, अपनी होने वाली बहू का नाम तो याद कर लो। सॉरी बेटा, अभी सब कुछ नया नया है ना, इसीलिए। नेहा तुम्हें कहाँ मिली? मिलेगी कहाँ से? उसके पापा ने सुबह फ़ोन पर उससे बात करवाई थी। यह हुई ना बात। शर्मा जी बड़े चलते पुर्जे हैं, जरा भी समय गंवाना नहीं चाहते। हर तरह से ठोक बजाकर शादी पक्की कर लेना चाहते हैं। हाँ तो बेटा, नेहा क्या कह रही थी? यही कि उसके पापा ने जब आपसे फ़ोन पर बात की तो आप बड़ी स्टिफ लगी। कारण जानना चाहोगे? उस समय तक मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि नेहा इस घर की बहू बनने जा रही है। मैं स्टिफ नहीं थी, दरअसल मैं भौचक्की रह गई थी। क्या बात करती हो? डैडी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, वे भूल गए थे हमेशा की तरह। मुझे ब्लैक लिस्ट करने का कोई भी मौका वे नहीं छोड़ते। सो ही इज़ एट हिज गेम अगेन। कोई बात नहीं, मैं नेहा को समझा दूंगा। अब यह बेवकूफ़ी मत करना। जो कुछ भी जानना समझना है, शादी के बाद वह खुद समझ जाएगी। उसे अभी से क्यों बताते हो कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है? मनोज ने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया था। ही इज़ एट हिज गेम अगेन। पिता के इस खेल को बचपन से ही तो देखता चला आया है। जब छोटा था इसके मर्म को नहीं समझता था, अब तो समझदार हो गया है। बच्चे जब छोटे थे तो ननिहाल जाने को उत्सुक रहते। मुझे भी माँ से, भाई बहनों से मिलने की ललक रहती। लंबा चौड़ा परिवार था। छुट्टियों में एकाध शादी तो निकल ही आती, उसमें भी शरीक होने का चाव रहता। मैं आतुरता से सामान बांध रही होती कि ननद रानी का तांगा दरवाजे पर रुकता। पता चलता भाई ने बड़े मनुहार से उन्हें बुलाया है। फिर वे एहसान जताकर कहते, भाई तुम्हें जाना हो तो जाओ, शकुन अपने ही घर आई है, आराम से रह लेगी। छुट्टियों में ही तो उसका निकलना होता है। फिर या तो मेरा जाना मुलतवी हो जाता या कोई ज़रूरी शादी होती तो निपटा कर मैं लौट आती, पर मूड उखड़ा ही रहता। फिर ढेर सारा सामान बटोर कर जाते हुए ननंद रानी कहती, भैया जी, भाभी का मन ना हुआ करे तो हमें मत बुलाया करो। इतनी दूर से इतना खर्चा करके हम आते हैं, किसी का सूजा हुआ मुंह देखते हैं तो बुरा लगता है। छुट्टियां मेरी भी वही गिनी चुनी ही होती थीं। कितनी बार कहा कि हम लोग प्लानिंग करके तालमेल बिठाकर शकुन को बुलाया करेंगे। हर साल का यह नाटक अच्छा नहीं लगता, पर मेरी सलाह लेना या मुझसे पूछकर प्रोग्राम तय करना तो इनकी शान के खिलाफ था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कॉपियों के बंडल लेकर घर लौटी हूँ
और पता चला कि इनके 3-4 दोस्त खाने पर आमंत्रित हैं। झक मारकर रसोई में घुसना पड़ता। फिर खाना खाते समय इनकी क्षमा याचना का दौर शुरू होता। माफ़ करना यार, कुछ खास नहीं बन पाया। दरअसल उमा के कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं। शी इज़ सो बिज़ी यू नो। मेहमान संकोच से भर उठते और मैं शर्म से गड़ जाती। खाने का स्वाद चौपट हो जाता और मेरी 3 घंटे की मेहनत मिट्टी हो जाती। एक बार माँ की बीमारी का तार आया तो ये मुझे बिना बताए ही नासिक पहुँच गए। वहाँ जाकर बताया कि नीरजा की पीएमटी की तैयारी चल रही है। इस समय उमा का घर से निकलना मुश्किल है। तब भैया ने मुझे डांट कर चिट्ठी लिखी कि नीरजा तो अगले साल भी पीएमटी दे सकती है, पर तुम माँ को दोबारा नहीं देख पाओगी। चिट्ठी मिलते ही मैं भागी भागी गई। अच्छा हुआ कि 2 दिन पहले पहुँच गई, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए मलाल रह जाता। भाभी मुझे सुनाकर कहती फिर रही थी कि बच्चे तो सबके पढ़ते हैं, पर ऐसी अनोखी पढ़ाई कभी नहीं देखी कि मरती हुई माँ का मुंह देखने की भी फुर्सत नहीं है। इससे तो हमारे जमाई बाबू अच्छे, बेचारे खबर मिलते ही दौड़े चले आए। अब इनकी कारगुजारी का मैं बखान करती भी तो कोई विश्वास करता? अगर किसी नौकर की बदतमीजी से तंग आकर मैं उसे निकाल देती तो ये दूसरे दिन ही पुचकार कर उसे ले आते। कहते, आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, तुम तो एकदम भड़क जाती हो, ज़रा जब्त करना सीखो। फिर वह नौकर जब तक रहता मुझसे अकड़ कर रहता। किसी दिन साहब बहादुर को स्वयं उसकी बदतमीजी झेलनी पड़ती, तब उसकी छुट्टी होती। वैसे भी मेरे भृत्यगणों की आम राय यही है कि साहब तो देवता आदमी हैं, बाई साहब बहुत तेज हैं। एक ज़माना था जब बच्चों की नज़रों में भी मेरी छवि खलनायिका की सी थी। डैडी दुनिया के बेस्ट फादर थे। मैं धूप में खेलने के लिए मना करती तो इन्हें शहर से बाहर कोई पार्क याद आ जाता। फ़ौरन बच्चों को लेकर निकल पड़ते। फिर खूब चाट कोल्ड ड्रिंक्स खाई और पी जाती। फिर बच्चे अगर रात भर खांसते तो जागरण मुझे झेलना पड़ता। ऊपर से ये मुझे कहते, तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर ने उन्हें इस तरह नाजुक बना दिया है, मैं उन्हें रफ टफ बनाना चाहता हूँ। मैं बच्चों को समय से सोने के लिए भेजती तो ये कमरे में जाकर किस्से कहानियाँ सुनाने लगते या फिर कैरम लेकर बैठ जाते। कहते, ये घर है भाई, तुम तो हॉस्टल की तरह पाबंदियाँ लगा देती हो। फिर अगली सुबह ये तो चैन से खर्राटे भरते होते और बच्चों को जगाकर समय से तैयार करते हुए मुझे रोना आ जाता। जब तक बच्चों की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती मैं फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखती थी, पर ये रोज़ शाम को बच्चों को आइसक्रीम खिलाते थे। पेपर्स के बीच में अगर 2 दिन का भी गैप हुआ तो पिक्चर दिखाने ले जाते थे। कहते, रात दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं बेचारे, थोड़ा रिलैक्सेशन तो चाहिए कि नहीं। बाहर के कमरे में सिनेमा की दर्जनों रंगीन पत्रिकाएं पड़ी रहती। मैं कहती, आपको अच्छी लगती हैं तो शौक़ से पढ़िए, पर बच्चों की पहुंच से तो दूर रखिए। ये फ़ौरन मुझे डपट देते। कहते, घर में अपनी मास्टरी मत चलाया करो, आजकल के बच्चों को सब कुछ जानना चाहिए, नहीं तो दोस्तों के बीच बॉडम नज़र आएंगे। उनका तो आज भी दावा है कि मेरी ट्रेनिंग थी जो तुम्हारे बच्चे इतने स्मार्ट निकल आए हैं, नहीं तो किताबी कीड़े बनकर रह जाते। यह तो मेरा भाग्य अच्छा था कि समय रहते बच्चों को खुद अक्ल आ गई। कक्षा में लगातार 2 साल तक रैंक खिसकती चली गई तो मनोज को होश आया। 10वीं में उसने पढ़ाई में रात दिन एक कर दिया। यही नहीं, उसने नीरजा को भी डांट टपट कर पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो वह मुंह फुलाए रही, पर बड़े भाई की धौंस के आगे उसे झुकना ही पड़ा। समझ गई कि डैडी का प्रताप माँ के राज में ही चल सकता है, भाई के यहाँ उसकी पहुँच नहीं है। बच्चे जब से दूर चले गए इनका यह खेल बंद सा था। अब शादी के अध्याय के साथ इनकी चेतना ने फिर करवट ली है। तो फिर सगाई के लिए कौन सी तारीख ठीक रहेगी? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जो ठीक समझें रख लीजिए। अजीब मुसीबत है, अगर कुछ पूछता नहीं हूँ तो पिनक जाती हो, अब पूछ रहा हूँ तो ताव खा रही हो। जब कहने सुनने वाली बात होती है तब तो मेरी याद नहीं आती। अब नाटक कर रहे हैं। उसके लिए माफ़ी मांग तो चुका हूँ देवी, अब क्या फांसी दे दोगी? तब से एक ही बात को घिस रही हो, कुछ आगे भी तय करना है कि नहीं? कर लीजिए,
आप और आपके विद्वान समधी दोनों मिलकर तय कर लीजिए। तुम्हारी सहूलियत भी तो देखनी पड़ेगी। 26 साल की नौकरी है मेरी, जिस दिन कहेंगे चली चलूँगी। उनका चेहरा इतना सा निकल आया। 2-3 दिन इसी तरह मुंह लटकाए घूमते रहे, मुझे मनाने के बहाने खोजते रहे। जब मैं नहीं पसीजी तो हार कर खुद ही यहाँ वहाँ फ़ोन करते रहे। हफ्ते भर बाद ही मैं कुछ नॉर्मल हो पाई। अपमान का दंश तो खैर अब भी ताज़ा था, पर सोचा बेटे की खुशी में वह बाधक क्यों बने। हम दोनों तो जिंदगी भर इसी तरह जूझते रहने को अभिशप्त हैं, पर बेटे के सारे काम हंसी खुशी होने चाहिए। एक दिन मैंने ही सहज भाव से पूछ लिया, फिर कौन सी तारीख तय की है? 26। इसका मतलब है अब केवल 10 दिन ही रह गए हैं। रिजर्वेशन हो गए? हाँ, बाकी तैयारी भी तो करनी है। कैसी तैयारी? क्यों, गोद भरने क्या खाली हाथ जाएंगे? साड़ी अंगूठी सब तो लेना होगा। उसका भी इंतज़ाम हो गया है। मैंने शर्मा जी से कह दिया है कि नाप से अंगूठी बनवा लें। साड़ी भी उसकी पसंद से खरीद लें, आखिर पहननी तो उसे ही है। अपनी पसंद के कपड़े तो वह ज़िंदगी भर पहनेगी। हमारी पसंद के पहनने के यही 2-4 मौके होते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम इतनी डिसइंटरेस्टेड लग रही थी कि मैंने यही ठीक समझा। मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं यह तो ईश्वर जानता है, पर आपने प्रचार तो खूब कर रखा है। परसों भैया भी मुझे फ़ोन पर पूछ रहे थे कि क्या लड़की तुम्हें पसंद नहीं है। भैया को तो खैर मैं समझा सकती हूँ, पर यही बात यहाँ वहाँ होते हुए लड़की के कान में पड़ गई तो उसके मन में तो गांठ पड़ जाएगी। उसके मन में पड़े ना पड़े, तुम्हारे मन में तो पड़ ही गई है ना। ठीक ही तो कह रहा हूँ, तब से उसको लड़की लड़की कहे जा रही हो। बहू ना कहना चाहो ना सही, पर 2 अक्षर का छोटा सा नाम है उसका, क्या वह भी नहीं ले सकती? अपने आप में यह कोई तर्क नहीं था। मैंने अब तक इनके मुंह से भी नेहा का नाम नहीं सुना था, पर जिस ढंग से इन्होंने यह बात उठाई थी वह ढंग जोरदार था। मैं भीतर ही भीतर कांप उठी। कहीं इन्होंने मनोज के सामने भी यही बात कह दी तो मैं कब तक उसको सफाई देती रहूँगी। मनोज तो खैर अपना बेटा है, पर कल को बहू के सामने भी इसी तरह का कोई नाटक हुआ तो बहू तो पहले ही दिन से तलवार खींचकर खड़ी हो जाएगी। स्टेशन पर हमें रिसीव करने वालों में मनोज भी था। तुम यहाँ कैसे? इन लोगों ने रिंग सेरेमनी जैसा कुछ रखा है ना। फिर एकाएक रुक कर बोला, क्या डैडी ने आपको यह भी नहीं बताया? मैं मुस्कुरा कर रह गई। यह तो अच्छा हुआ कि मनोज के डैडी उस समय समधी से गले मिलने में व्यस्त थे, नहीं तो इतने लोगों के सामने कह बैठते। तुम्हारी माँ खास इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे सचमुच इस रिंग सेरेमनी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो यही समझ रही थी कि हम लोग बहू की गोद भरने जा रहे हैं। शर्मा जी भी इन दिनों मुझसे बात करने में कतराते थे। अगर संयोग से फ़ोन पर मैं ही हुई तो दुआ सलाम के बाद कहते, प्लीज़ ज़रा भाई साहब से बात करवा दीजिए। हम लोगों को होटल पर छोड़कर शर्मा जी थोड़ी देर को घर चले गए थे। हम लोग नहा धोकर तैयार हुए तो वे हाल चाल पूछने आ गए। मैंने अतिरिक्त उत्साह दर्शाते हुए कहा, तो सुनाइए शर्मा जी, आज का कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम तो वही है बहन जी जो मैंने फ़ोन पर बताया था। गोद भरने का मुहूर्त 4 बजे का निकला है। उस समय सिर्फ घर ही घर के लोग होंगे। शाम को मेहमानों की उपस्थिति में रिंग सेरेमनी होगी और फिर डिनर। दोनों की अंगूठियां बन गई हैं, मैं लाना भूल गया। कोई बात नहीं, शाम को देख लेंगे। शर्मा जी, अभी महाराष्ट्र एक्सप्रेस से मेरे भाई आने वाले हैं। स्टेशन पर जाने की व्यवस्था हो सकेगी? जी मैं खुद जा रहा हूँ, मुझे खबर मिल गई थी, पर दिक्कत यह है कि मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। भाई साहब अगर साथ चले चलते तो अच्छा रहता। मैं तैयार ही हूँ, इन्होंने कहा। आप ज़रा ट्रेन का टाइम पता कर लें। जी अभी फ़ोन करके आता हूँ। शर्मा जी के बाहर जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। लगे हाथ साड़ी का भी पूछ लेती ना। इसमें पूछना क्या है, जब आपने कहा है तो उन्होंने व्यवस्था की ही होगी। नहीं तो हम कर लेंगे। कर कैसे लेंगे, पहले से पता तो होना चाहिए कि नहीं। तभी मनोज नहा धोकर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा खिले गुलाब सा लग रहा था। कहाँ तो शादी से इनकार कर रहा था
और बात पक्की होते ही चेहरे पर कैसी रौनक आ गई है। अरे वाह, आप लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हाँ, डैडी मामा को लेने स्टेशन जा रहे हैं। अरे यह काम मनोज को ही सौंप दो ना। कौन सा काम? यह साड़ी वाड़ी का? नेहा से बात करके पता कर लेगा। खबरदार, मनोज किसी से कुछ नहीं पूछेगा। इस घर का दामाद है वह। और नेहा से करने के लिए क्या यही बात रह गई है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम मम्मा? कुछ नहीं बेटे, इन्होंने शर्मा जी से कहा था साड़ी और अंगूठी आप खरीद लें। अब कहा है तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं? क्या साड़ी और अंगूठी ज़रूरी है? ज़रूरी तो है ही, बहू की गोद क्या खाली हाथ भरी जाएगी? इतना ज़रूरी था तो आप खुद लेकर आते। दूसरों के भरोसे रहने में क्या तुक थी? यह अपने डैडी से पूछो। तुम्हारी माँ ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। सब कुछ मुझे ही करना था। जो कुछ मैंने ठीक समझा किया। तो अब परेशान क्यों हो रहे हैं? जैसा होगा देखा जाएगा। अंगूठी तो रिंग सेरेमनी के लिए बुक हो गई है। साड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना फल फूल मिठाई तो हैं ही। ना होगा तो कुछ रुपए रख देंगे। मैंने देखा पल भर पहले गुलाब की तरह खिला मनोज का चेहरा एकदम कुम्हला गया था। बेचारा लड़का टेंशन में आ गया था। शर्मा जी काफ़ी देर बाद लौटे। वे नाश्ता भी लगवा कर लाए थे। शाही सरंजाम था, पर मनोज केवल मुंह जुठार कर रह गया। ससुर के लाख इसरार के बावजूद उसने चाय और टोस्ट के अलावा कुछ नहीं लिया। ये लोग जब स्टेशन चले गए तो मैंने कहा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आप लोग हमेशा ऐसी गड़बड़ क्यों करते हैं? गड़बड़ मैंने नहीं, हमेशा की तरह तुम्हारे पापा ने ही की है। पर अब भद्द तो सबकी ही उड़ेगी ना। पहले ही दिन अच्छी खासी फजीहत हो जाएगी। तुमने अपनी माँ को इतना बेवकूफ़ समझा है? इधर देखो। मैंने अपना सूटकेस खोलकर सारा सामान उसके सामने रख दिया। मैजेंटा रंग की तारकशी वाली साड़ी थी, उससे मैच करता कार्डिगन था जो मैंने सहेलियों की मदद से कुल 10 दिन में बुना था, और एक जोड़ी जड़ाऊ झुमके थे जिन्हें देखते ही मनोज की आंखें चौंधी आ गई थीं। जानते हो ये कब खरीदे थे? जब नीरजा के लिए सेट बनवाया था तभी दुकान पर देखे थे। पसंद आए तो फ़ौरन खरीद लिए। सोच लिया था तेरी बहू की सगाई पर यही पहनाऊंगी। तो क्या आप तब से प्लान किए बैठी हैं? और क्या, तुम क्या सोचते हो मुझे तुम्हारी शादी का चाव नहीं है? बस मुझे उनकी तरह ढिंढोरा पीटना नहीं आता, इसीलिए उन्हें मुझे बदनाम करने का बहाना मिल जाता है। पता नहीं डैडी ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें क्या मिल जाता है? बेटा, जिनका अपना कोई वसीला नहीं होता वे इसी तरह दूसरों के घर में, दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं। दिन भर बाथरूम में बैठकर गप्पे मारने से या शाम को क्लब में जाकर डींगे हाँकने से कोई इमेज थोड़े ही बनती है। इसीलिए फिर अपने कॉम्प्लेक्स को दबाने का यही एक तरीका रह जाता है कि साथ वाले को नीचा दिखाया जाए। उनका पुरुषार्थ तो केवल इतना ही है। बाकी घर तो तुम जानते हो मैंने अपने बलबूते पर चलाया है। पर लोग इस सत्य को जान लें इससे पहले वे मेरी छवि धूमिल कर देते हैं। जिंदगी भर यही करते रहे हैं। अब उन्होंने समधी जी को साधना शुरू किया है। कल को नेहा पर भी यही नुस्खा आजमाएंगे। मैं नेहा को समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे? तुमसे पहले वे बाजी मार ले जाएंगे, देखना। शर्मा जी ने तो कहा था कि घर ही घर के लोग होंगे, पर उनका हॉल खचाखच भरा हुआ था। शायद सारे स्थानीय रिश्तेदार आमंत्रित थे। कुछ नेहा की सहेलियां भी थीं। अंगूरी रंग की तंचोई पहने जब नेहा बाहर आई तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। सुबह मैं मनोज को देखकर चकित हो रही थी। अब लगा कि शादी तय होते ही लड़कियों के रूप पर भी निखार आ जाता है। शाम को हमारी बहू की नज़र उतार दीजिएगा, मैंने मिसेज शर्मा से कहा। वे एकदम प्रसन्न हो गईं। बोली, आपको साड़ी पसंद आई? पता है, वह बहुत डर रही थी। अपनी पसंद से साड़ी खरीदने का पहला ही मौका था ना। हमें उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है। उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, तभी तो उसने हमारे बेटे को पसंद किया है। अब वह आपका बेटा कहाँ रहा, वह तो हमारा हो गया। हमने बेटी देकर बेटा लिया है।
घाटे में तो आप रही हैं। आमंत्रित जन हम दोनों की हंसी ठिठोली का आनंद ले रहे थे, पर इधर श्रीमान जी का चेहरा एकदम सूख गया था। फुसफुसाकर बोले, क्या यह वही साड़ी है? लगता तो ऐसा ही है। अब क्या, बाकी सामान तो है। उधर पंडित जी ने दनादन श्लोक पढ़ना चालू कर दिया था। बहू का अक्षत रोली से टीका करवाने के बाद बोले, कन्या को जो भी वस्त्राभूषण पहनाने हो ले आइए। इन्होंने एकदम पैंतरा बदला। भाई ये तो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, हमारी श्रीमती जी को बुलाइए। मैंने भैया को इशारा किया। उन्होंने फ़ौरन 4-5 थाल आगे सरका दिए। एक में फल फूल थे, एक में मिठाइयाँ, एक में मेवे, एक थाल में साड़ी ब्लाउज़ और एक में कार्डिगन तथा झुमके थे। एक में नेहा के भाई बहनों के लिए कपड़े थे, जिसका इन्हें इल्म भी नहीं था। ये भौचक्के होकर देखते रह गए। बहन जी, चॉइस तो आपकी भी बुरी नहीं है, साड़ी को उलट पुलट करते हुए मिसेस शर्मा ने कहा। चॉइस अच्छी है तभी तो आपकी बिटिया को बहू बना रहे हैं, मैंने एक तरह से हिसाब बराबर करते हुए कहा। थोड़ी देर पहले अपने बेटे की तारीफ़ की थी, अब उनकी बिटिया की तारीफ़ लाजमी थी। नेहा से कहिएगा शाम को यही साड़ी पहनेगी। वाह, नेहा की तो चांदी हो गई, एक दिन में 2-2 साड़ियाँ। आप एक ही दिन में 2-2 फंक्शन भी तो कर रहे हैं। शाम का फंक्शन बहुत ज़ोरदार रहा। शर्मा जी ने काफ़ी लोगों को बुला लिया था। वीडियो वाले तो दोपहर से ही लगे हुए थे। खाने का इंतज़ाम भी अच्छा था। लोग नए जोड़े की तारीफ़ कर रहे थे, सुनकर मेरा मन पुलकित हो रहा था। कार्यक्रम के बाद दोनों आशीर्वाद लेने आए। जैसे ही नेहा इनके चरणों में झुकी, ये बोले, पहले अपनी सास को प्रणाम करो, चाहो तो हमारे हिस्से का प्रणाम भी उन्हें ही निवेदित कर दो। इन्हें खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू नो इट इज़ ए टफ जॉब। शी इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर एंड ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। अनायास ही मेरी और मनोज की नज़रें टकराईं। हम दोनों की आंखों में एक ही भाव था, डैडी शुरू हो गए हैं। मैं उनकी पीड़ा समझ रही थी। शाम से मुझ पर प्रशंसा की बौछार हो रही थी। लड़के के माँ के रूप में मुझे अतिरिक्त मान सम्मान मिल रहा था। शर्मा दंपति मेरे आगे बिछे जा रहे थे। यह सब उनसे सहन नहीं हुआ होगा, इसलिए वे जनमत को मेरे खिलाफ करना चाह रहे थे। पर इसकी शुरुआत वे नेहा से ही करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, क्यों नाहक उसे डरा रहे हैं? मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने बच्चों के लिए हूँ। पराई लड़की पर रोब नहीं डालूँगी। बहन जी, अब वह पराई कहाँ है? शर्मा जी बोले, अब तो वह आपकी बेटी है, जैसी चाहे ढालिए, जैसा मुझे और नीरजा को ढाला है। मनोज बोला, सच कहता हूँ पापा जी, आज हम दोनों जो कुछ भी हैं ममा की बदौलत हैं। डैडी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान ऐसा लाड़ प्यार करने वाला डैडी किसी को न दे। इतनी कड़वी बात मनोज इस तरह हल्के फुल्के ढंग से कह गया कि ये ठीक से नाराज़ भी नहीं हो पाए, तिलमिला कर रह गए। पर चुप रह जाना तो इनकी फितरत में ही नहीं था। नेहा से बोले, यू सी नेहा, ही इज़ ममाज बॉय। यस आई एम। मनोज ने मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, आई एम ए ममाज बॉय एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग सो। नेहा ने अपनी लाज से बोझिल आंखों को उठाकर पहले मनोज और फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में तैरते भय और संशय के डोरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने मनोज से यही तो कहा था, तुम नेहा को क्या समझाओगे? देखना, तुमसे पहले वे बाजी मार ले जाएंगे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।